हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 32 जो कि 1 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 9 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। तो बच्चों, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको शॉर्ट फॉर्म में लाल, बाल और पाल कहा जाता है और इन्होंने ही मेनली कांग्रेस के जो कार्य करने के तरीके थे उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इनका ये मानना था कि कांग्रेस जो एक नरमपंथी समुदाय है, जो कि ये रिक्वेस्ट के तरीके से काम करती है, उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और कहा कि हमें समाज के बीच में रचनात्मक काम करनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल का बंटवारा हुआ। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बंटवारा करना बहुत ज़रूरी था, यानी कि प्रशासन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया जा सके, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था। प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। तो यहाँ पे किया क्या गया, जैसे मान लो ये बंगाल है, तो इन्होंने कहा कि हम बंगाल का विभाजन कर देंगे, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे, क्योंकि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रांत है और उसके प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इन्होंने बंगाल का विभाजन समुदाय के हिसाब से किया। इस बंगाल को इस तरीके से विभाजित किया गया कि एक तरफ मुस्लिम बहुल्य इलाका आ गया और दूसरी तरफ ऐसा इलाका आ गया जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो उस वक्त बंगाल एक ऐसा केंद्र माना जाता था जहां पे बुद्धिजीवी लोग उदय हो रहे थे और वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, तो उनको कमज़ोर करने के लिए ये जो कदम है उठाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई, यानी जो बंगाल का विभाजन था इस वजह से लोगों में गुस्सा फैल गया। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बंगाल के विभाजन के बाद भारतीयों ने इसका विरोध किया और उस विरोध के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, यानी हर उस तरीके को बढ़ावा दिया गया जिससे भारतीय भाषा को, भारतीय कल्चर को, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता था। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। अब क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया था तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन आया वो बंगाल से ही आया, लेकिन बाकी इलाकों में भी ये आंदोलन चल रहा था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से
जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, यानी कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है तो उसके लिए हम हिंसा का सहारा लें तो वो भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कुछ घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी उनमें से एक है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था ढाका में। 1907 में अगर हम देखें तो कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था, एक था मध्यमार्गी और दूसरा था आमूल परिवर्तनवादी। 1909 में अगर हम देखें तो परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई थी, यानी कि चुनाव में अब मुसलमानों के लिए अलग सीट ही निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमे जो 1907 में अलग हुए थे वो वापस से मिल गए और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हुआ। अब इसके बाद हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि निवेदन की राजनीति के कारण नरमपंथियों की आलोचना होने लगी थी। दूसरा प्रश्न है बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों की वास्तविक मंशा क्या थी। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों की मंशा ये रही होगी कि वो बंगाली जनता को बांट दें और बंगाली राजनेताओं का जो प्रभाव है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें हमसे पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों का विरोध किस प्रकार किया गया। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे कि स्वदेशी आंदोलन का विरोध करने के लिए जनसभाएं आयोजित की गई थी, जुलूस निकाले गए थे और भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। तो ये सारे तरीके थे जिस तरीके से स्वदेशी आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें कह रखा है कि बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य नारों को संकलित कीजिए और उन नारों की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो चलिए हम कुछ नारे ऐसे देखते हैं जो उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और दूसरा है करो या मरो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये कहा था गांधी जी ने। आप चाहें तो ऐसे ही कुछ नारे और लिख सकते हैं। और ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।